नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सियासी गलियारे में इन दिनों परिवारवाद पर जोरदार बहस चल रही है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को असली समाजवादी बताकर किया, तो अब नीतीश कुमार ने भी पीएम के सुर में सुर मिलाते हुए परिवारवाद को बड़ा खतरा बता डाला। नीतीश ने इशारों ही इशारों में लालू फैमिली पर निशाना साधा है। सियासत में समाजवाद बनाम परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स पर पीएम सीएम का प्रहार, परिवारवाद से लोकतंत्र को खतरा, समाजवाद के लिए खतरा कौन? लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। 5 दिन पहले ही एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी और उन्हें सच्चा समाजवादी नेता बताया था। और अब बारी नीतीश कुमार की थी, सो जमकर बरस पड़े परिवारवाद की सियासत करने वालों पर। लालू एंड फैमिली पर बगैर नाम लिए सुनिए कैसे समाजवाद की सेहत पर परिवारवाद के हावी होने की बात नीतीश कह रहे हैं। और हम तो सब दिन कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार, और लोग अपने घर के परिवार को परिवार कहते हैं और उसी परिवारवाद पर रहते हैं, तो समाजवाद खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को ही परिवार बताया है और हमला एक परिवार की सोच रखने वालों पर किया। प्रधानमंत्री की बातों को क्यों सही करार दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, वो भी सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सब देखे अपना बोल दिए कि सारा सब कुछ जो पहले से होता रहा है और आजकल जो हुआ है, तो हम लोग तो जब से हैं अपने, जब से राजनीति में हैं, सच पूछिए तो अपने छात्र जीवन में भी जब से स्टूडेंट थे उस समय ही जब हम लोग आए हैं सर, तो वहीं से समाजवाद में। वैसे परिवारवाद की ये लड़ाई शुरू हुई यूपी चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव की पार्टी को परिवार की पार्टी बताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की बात कही थी। ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। दरअसल चाहे लालू हो, नीतीश हो या मुलायम, सभी की राजनीतिक पहचान समाजवादी आंदोलन से ही हुई। जो कांग्रेस परिवारवाद से उबर नहीं पाई, जो समाजवादी पार्टी परिवारवाद के लिए आज तक सुनती रही है, और लालू की लालटेन की लौ सिर्फ परिवार तक ही जो रोशन करती रही, इन पार्टियों पर सियासी हमले यूं ही नहीं हो रहे। बेशक चुनाव यूपी में हो रहे हैं, लेकिन सजायाफ्ता लालू की एंट्री बिहार में फिर से हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने पहली बार खुलकर यदि परिवारवाद पर हमले की पीएम वाली लाइन का समर्थन किया, तो इसे समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए सीएम नीतीश ने परिवारवाद को समाजवाद के खात्मे की वजह बताया, तो ये बात तेजस्वी यादव को चुभ गई। उन्होंने नीतीश मंत्रिमंडल के 8 नेताओं के नाम गिनाते हुए सीएम के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप तेजस्वी का बयान सुनिए और सोचिए कि क्या बीजेपी जेडीयू के परिवारवाद और आरजेडी के गठन से ही उसके अध्यक्ष पद पर काबिज लालू प्रसाद के परिवारवाद में फर्क नहीं है? लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पे परिवार का जो है आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप बताइए, नाम पर देते हैं। अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे? वो भी पॉलिटिक्स में रहे। सुनील कुमार, जयंत राज, सम्राट चौधरी, लेसी सिंह जी के हस्बैंड जो है समता पार्टी से ही लगातार रहे। संतोष सुमन मांझी जी, नितिन नवीन, सुमित कुमार सिंह। अगर उनको ये गलत लगता है, खतरनाक लगता है,
तो कम से कम उनको, इन मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये तो दोहरापन वाली बात हुई ना भाई, कि आप कहते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। परिवार लोकतंत्र है ना भाई। हमको लालू जी प्रधानमंत्री बना देंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या, जब तक हम सीटें नहीं जीतेंगे। हिजाब विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। सीएम ने कहा कि कौन क्या पहनता है, कैसे पहनता है, ये सब अपनी मर्जी है। बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या करेगा, हम लोगों का तो जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नज़र में तो कोई खास बात नहीं, और बिहार में तो कहीं सुनते हैं कोई बात। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट कल यानी कि मंगलवार को अपना फैसला सुनाने जा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। 29 जनवरी को बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर लेने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाले का डोरंडा केस 1990 से 1995 के बीच का है। डोरंडा ट्रेजरी से कुल 139.35 करोड़ रुपए की अवैध रूप से निकासी की गई थी। ये चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। ट्रायल चलने के दरमियान बहुत सारे गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा लाए गए, डिफेंस के द्वारा भी बहुत सारे गवाह दिए गए। कुल प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो गवाह दिए गए थे 575 गवाह दिए गए। डिफेंस के तरफ से भी इसमें गवाही हुई। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों से सुनने के बाद 15 फरवरी को यह जजमेंट की तिथि मुकर्रर की गई है, जिसमें 15 फरवरी को आना है। चारा घोटाले के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हुई है। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा हुई है, जबकि चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली है। वहीं दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा मिल चुकी है। लालू फिलहाल दुमका ट्रेजरी केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में मंगलवार को रांची की सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना नगर निगम की सैकड़ों गाड़ियां सड़ रही हैं। इसकी वजह है निगम का अपना वर्कशॉप का नहीं होना। थोड़ी गड़बड़ी के बाद भी गाड़ियों की मरम्मत नहीं हो पा रही। वर्कशॉप नहीं बनाने के पीछे कमीशनखोरी का एक बड़ा आरोप भी लग रहा है। राजधानी के लोगों को सुविधा मुहैया कराने का दावा करने वाले पटना नगर निगम की गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। निगम के पास 1000 से ज्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन वर्कशॉप नहीं है। मरम्मत नहीं होने से मामूली खराबी के बाद भी गाड़ियां बेकार पड़ी हैं और इनमें से कई के तो पार्ट्स भी गायब हैं। पटना नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की, और स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होने की वजह से ही कई गाड़ियां आज कबाड़े में तब्दील हो रही हैं। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। ये यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, अब यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं उग आए हैं और इसमें कई गाड़ियां जो हैं उनके चक्के खोल लिए गए हैं और निश्चित तौर पर ये कई सवाल खड़े करते हैं। वर्कशॉप का नहीं होना वाकई में चौंकाता है। कैंपस में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनमें से कई मामूली मरम्मत के बाद चलने लायक हो सकती हैं, लेकिन निगम प्रशासन लापरवाह बना है। 836 गाड़ियां अलग अलग वार्डों में सफाई के काम में लगी हैं। इसके अलावा कई और गाड़ियां हैं, लेकिन वर्कशॉप नहीं रहने से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। हजारों गाड़ियां पटना नगर निगम के पास है और देखिए इन गाड़ियों की हालत कैसी बन गई है। जो आगे टायर है उसको तक खोल लिया गया है और कोई एक गाड़ी की यह तस्वीर नहीं है। अगर सभी अंचलों में मिला दिया जाए तो सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो खराब पड़ी हुई हैं और इनकी तस्वीर ऐसी ही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन जो गाड़ियां खस्ताहाल हाल में पहुंच गई हैं उनमें कमी नहीं दिखेगी, उनकी संख्या में कमी नहीं दिखेगी। और वाकई में यह तस्वीर यहाँ की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही है। हालांकि पूछे जाने पर तमाम तरह के दावे हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं नगर निगम से जुड़े लोग, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं वैसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिरकार पटना नगर निगम में वर्कशॉप क्यों नहीं है। निगम के पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी भी मानती है कि वर्कशॉप नहीं रहने की वजह से कई तरह की परेशानी हो रही है और वे इस मामले में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। तकरीबन 1000 से अधिक गाड़ियां हैं और रख रखाव के अभाव में निश्चित तौर से वो गाड़ियां जर्जर होती जा रही थी। अच्छी गाड़ियां और अच्छी गाड़ियां थी। हाँ, तो पिछले 4 साल पहले हम लोगों ने परचेज किया था कई गाड़ियां, तकरीबन 500-600 गाड़ियां हम लोगों ने परचेज किया था। तो उनकी भी स्थिति चूंकि मेंटेनेंस के अभाव में जो है उसकी कमी थी। 2017 के बाद से लेके आज तक अरबों रुपया का गाड़ी का खरीद हुआ होगा और अरबों रुपया में से हमको लगता है कि 50% गाड़ी तो अब कबाड़ा निश्चित हो गया होगा। अच्छी गाड़ियां 3 से 4 साल में कबाड़ा हो गया। वो गाड़ी का मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल नगर निगम बाहर से मिस्त्री बुलाकर गाड़ियों की मरम्मत करा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये गाड़ियां मामूली मरम्मत से भी सड़कों पर दौड़ सकती हैं, तो फिर इन्हें कबाड़ में तब्दील क्यों होने दिया जा रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और बड़ी खबर इस वक्त तेज प्रताप यादव की तरफ से गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग की गई है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग रखी है। सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है। चिट्ठी अपने आवास पर हुए हमले का जिक्र करते हुए, हंगामे का जिक्र करते हुए लिखा गया है। असामाजिक तत्वों ने हंगामा उनके आवास पर किया था। जान से मारने की धमकी देने का जिक्र भी इस पत्र में है। नक्सली क्षेत्र के दौरे का भी हवाला दिया गया है तेज प्रताप यादव की तरफ से। उन्होंने सुरक्षा को लेकर यह पत्र लिखा है। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव जी खुद जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप यादव जी, आपका बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आपको किससे खतरा है और क्यों आपको लग रहा है कि आपको सुरक्षा में अब वाई श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत है? पिछले बार भी हमारे साथ इस तरीके का कुछ लोगों ने करने का काम किया था जब मैं कार्यक्रम में जाया करता था तब, और मैंने पहले भी मांग किया था वायु सुरक्षा का। तो हम वहां से हमको आश्वासन मिला था और केंद्र के द्वारा बोला गया था कि आपको वायु सुरक्षा मिल जाएगा, लेकिन बिहार सरकार उस समय में होने नहीं दिया हमारी सुरक्षा को लेकर। और फिर इस तरीके का सुरक्षा कल हमारे साथ ट्रेजरी हुआ है। तो हम ये मांग किए हैं केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से भी कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए वायु श्रेणी की। डर किससे तेज प्रताप यादव को? नहीं तो डर किससे नहीं, आप देख रहे हैं कि बिहार का क्या स्थिति बना हुआ है। बिहार का जो महान जो जंगल राज है, ऐसे में अपराधी जो है पूरे तरीके से रात में दिन में पूरे तरीके से तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। और कल कुछ अपराधी छवि के लोग, जब मैं संजोग से आवास पे नहीं था, वो भगवान ने हमें बचाने का काम किया। मैं घर पे नहीं था, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन हमारे आवास पे आकर के इस तरीके से 15-20 लड़कों के साथ आकर के और इस तरीके का हंगामा करने का लोगों ने काम किया। तो आप कहीं ना कहीं देख लीजिए पूरे तरीके से जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जब इस बिहार का नेता लोग सुरक्षित नहीं है, तो आप देख लीजिए कि आम आदमी का किस तरीके से हश्र होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तेज प्रताप यादव ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। इसे लेकर उन्होंने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। शराब के अवैध कारोबार पर अब ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ड्रोन की पैनी नजर अब आकाश से लेकर जमीन तक है। मुंगेर के पहाड़ी इलाकों में ड्रोन की मदद से शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया और 20 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही हजारों लीटर देसी शराब भी नष्ट की गई। मुंगेर में शराब माफियाओं पर दबिश डालने के लिए अब ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। शराब माफियाओं को दबोचने के लिए अब ड्रोन जैसी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और इसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। ड्रोन से आई तस्वीरों का सहारा लेकर सटीक ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के अमझाड़ पहाड़ी इलाके में कल तक जहां पहुंचने में
पसीने छूट जाते थे। जिन इलाकों में शराब माफिया आसानी से धंधा पसार कर बैठते थे, वहीं अब उनके अंदर दहशत है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ड्रम में रखे 1200 लीटर अर्ध निर्मित देसी शराब को नष्ट किया है। मौके से शराब बनाने वाले सामान जब्त किए गए हैं। शराब की 20 से ज्यादा भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। दियारा क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। मुंगेर के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, सीमावर्ती इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक शराब के हर ठिकानों पर ड्रोन की मदद से अब पुलिस पहुंच रही है। जिले में ड्रोन कैमरा मिलते ही उत्पाद विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तो बिहार में अवैध शराब को रोकने के लिए ड्रोन तकनीक के बाद अब स्कैन टनल बनाने का काम चल रहा है और ये स्कैन टनल जो है ये बनने जा रहा है। बिहार के 5 बड़े चेक पोस्ट पर स्कैन टनल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे पुलिस को तत्काल ये जानकारी मिल जाएगी कि ट्रक में कौन सा सामान जा रहा है। जिस जगह पर स्कैन टनल बनेगा वो है डोभी और रजौली झारखंड सीमा पर, दालकोला पश्चिम बंगाल सीमा, यूपी बॉर्डर पर, गोपालगंज और भभुआ में ये स्कैन टनल जो है वो बनाया जाएगा। इन सभी स्कैन टनल पर करीब 100 करोड़ की राशि खर्च होगी। शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी चेक पोस्ट पर स्कैन टनल बनाए जाएंगे, जिससे यह जानकारी मिल सकेगी कि ट्रकों में कौन सा सामान जा रहा है। फिलहाल यह 5 जगहों पर इस टनल को बनाया जाएगा, जिस पर लागत तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च होगी और इसके बाद यह माना जा रहा है कि अवैध शराब के कारोबारी और अवैध शराब पर भी नकेल कसा जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। भागलपुर के शैलबाग कॉलोनी में शहीद जवान सोनू कुमार के घर मातम पसरा हुआ है। 28 साल के जवान सोनू कुमार असम में उग्रवादियों के हमले में अपने एक साथी के साथ शहीद हो गए। मूल रूप से बांका के बाराहाट ब्लॉक के महुआ गांव के रहने वाले जवान का परिवार भागलपुर के अलीगंज के शैलबाग कॉलोनी में रहता है, जहां सोनू की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। शहादत की खबर के बाद सोनू की पत्नी अपने बच्चे के साथ असम के लिए रवाना हो गई हैं। वहीं घर के बाकी सदस्य और सोनू के दोस्त इस घटना से सदमे में हैं। हमको सुबह जो है सो मोबाइल पर मेरे पोते ने दिखाया, लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ से हम नाना है उनका, तब जो है सो वहाँ से हम दोनों पुरानी नानी और हम वहाँ से चले। कब आए थे सोनू जी? सोनू आए थे दिसंबर में 12 तारीख को। नतनी की शादी थी उसकी बहन का, 12 तारीख को, उसी में आया था। कैसा माहौल था? माहौल ठीक ठाक था। आज कैसे सूचना मिली आपको? सुबह सूचना मिला। क्या चाहते हैं सरकार से? हम क्या चाहेंगे? उग्रवादी लगातार इस तरह की घटना करते हैं, कायरता को ये आप मोदी सरकार से पूछिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। है वो भी दवाई के रूप। कई लोग ऐसे हैं जो खुद कहते